Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel Uncovering Chemistry. लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने एक टर्म को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में पढ़ा था जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो होती है उनके ऊपर जो एक्चुअल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो पावर्स होते हैं वो आते हैं। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाएंगे अल्फा और बीटा, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में वो उनके स्टोइकोमेट्री के ऊपर था। दूसरा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, हमने ये बात मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच ए रिएक्शन डिपेंड्स। ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि टोटल कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके ऊपर एक रिएक्शन डिपेंड करती है, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसका मैंने आपको कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके भी समझाया था कि कंसंट्रेशन किस प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं और रेट किस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, उसको हम लिटरली क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए थे कि अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट भी डबल हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 4 टाइम्स हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन को आपने 2 के फैक्टर से चेंज किया है, रेट जो है वो 2 रेज टू पावर 2 के फैक्टर से चेंज हुआ है, तो यहाँ पे रेज टू पावर क्या है, 2 है, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप कंसंट्रेशन को 3 गुना करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, तो रिएक्शन रेट 9 टाइम्स हो जाता है। 9 टाइम्स का मतलब 3 रेज टू पावर 2, तो यहाँ भी पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ भी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट 8 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 2 रेज टू पावर 3, तो ये पावर 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट के इज कांस्टेंट अंटिल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब तक किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने एक चीज़ है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्ज़ाम में कि कोई रिएक्शन देखिए 2NO + O2 2NO2, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के विल इंक्रीज व्हेन। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि NO की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तब के इंक्रीज होगा, Cl की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तब के इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब के की वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रेट कांस्टेंट के बारे में। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ग्रेटर द रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। के की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्टर होगा। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान रखिए, रेट ऑफ ए रिएक्शन की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे सेलेक्टेड एग्जांपल्स लिए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों सेलेक्टेड है, वो आपको आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा। सबसे पहले देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होंगी जिनमें जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, A⁴। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, ये मैंने आपको एग्जांपल कल ही ले लिया था जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि H2 + Cl2 लाइट की प्रेजेंस में 2HCl बनाता है। अगर ये लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, यानी कि डार्कनेस होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। इट मीन्स आप H2 और Cl2 की कितनी भी कंसंट्रेशन ले लीजिए, अगर डार्कनेस है तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगी, यानी कि ये H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो अभी बताता हूँ मैं, कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस। ये गोल्ड 2Hi है, हाइड्रोजन आयोडाइड हीट कर रहे हैं आप इसको गोल्ड सरफेस के ऊपर, तो ये H2 और I2 में टूट रहा है। ध्यान दीजिएगा, जीरो ऑर्डर में लिख रहे हैं तो गोल्ड सरफेस लिखना जरूरी है, मैं बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे K क्या आ जाएगा, Hi⁴। Hi की पावर के ऊपर ये डिपेंड, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर गोल्ड सरफेस नहीं है तो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। अब ये इसमें स्पेशल बात क्या लग रही है आपको, स्पेशल बात ये है कि जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि गोल्ड सरफेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं,
HI का डिसोसिएशन, तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर गोल्ड सरफेस नहीं है, अनकैटेलाइज्ड फॉर्म में इस रिएक्शन को करवाते हैं, तो वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे एग्जाम्पल लिख रखा है हमने, तो स्पेशल हुआ ना ये कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा है। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी। अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे 2NH3 प्लेटिनम और 1130 केल्विन के ऊपर N2 + 3H2 बना रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर एक स्पेशल कंडीशन है। हाई प्रेशर वो क्यों है वो मैं बताता हूँ। इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू K NH3 ये आप कंसंट्रेशन ले लीजिए, और गैसियस है तो आप इसको प्रेशर ऑफ NH3 हो जाएगा, यानी कि NH3 के प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। एक्चुअल में ये स्पेशल क्या है इसमें, तो एक्चुअल ये स्पेशल है कि इस रिएक्शन के लिए जो एक्चुअल रेट का जो एक्सप्रेशन आएगा रेट ऑफ ए रिएक्शन का, वो होता है रेट इज इक्वल टू K1 NH3 अपॉन 1 + K2 कंसनट्रेशन ऑफ NH3। अब अगर कंसनट्रेशन लो है, प्रेशर लो है, प्रेशर लो का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी लो होगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। PV = nRT में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर यानी कि कंसंट्रेशन NH3 की कम है, तो K2 × NH3 को हम 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो टोटल 1 हो गया। रेट इज इक्वल टू K1 NH3। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कब? जब प्रेशर लो है। इंपॉर्टेंट बात है ना, जब प्रेशर लो है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और जब प्रेशर हाई है, बट व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई प्रेशर होने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 हाई है, तो उसके कंपैरिजन में हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और 1 को अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो ये K1/NH3 डिवाइडेड बाई K2/NH3 बन जाएगा। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे कैसी हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको स्पेशल एग्जांपल लिया है कि डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ से नया? ये सीखने को मिल रहा है कि अगर आप रिएक्शन कंडीशंस को चेंज कर देते हैं तो रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आपने रिएक्शन कंडीशंस को चेंज कर दिया तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आपने पीछे पढ़ा था हमने कैटलिस्ट को, कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस में भी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें सिंगल कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है। जैसे ये है Ka2 यहाँ देखिए एग्जांपल्स हैं कुछ। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। N2O5 NO2 और R4 में डिकम्पोज हो रहा है, ये सिंगल टर्म पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आप N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि इस रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ इथीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हाइड्रोजन आप कितना भी चेंज कर दीजिए रिएक्शन रेट वही रहेगा, लेकिन अगर आपने इथीन की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रिएक्शन रेट भी चेंज होगा। इथीन को डबल किया तो रिएक्शन रेट भी डबल होगा, इथीन को 3 टाइम्स किया तो रिएक्शन रेट भी 3 टाइम्स होगा, इथीन को हाफ किया तो रिएक्शन रेट भी हाफ हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ये एक सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ SO2Cl2 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल द नेचुरली अकरिंग या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, वो भी सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस वो होंगी जो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब 2 कंसंट्रेशन टर्म्स या तो आप अकेले रिएक्टेंट की पावर 2 ले लीजिए, या अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट है तो A की पावर 1 और B की पावर 1 ले लीजिए। ये एग्जांपल है जो मैंने जीरो ऑर्डर के साथ आपको कंपेयर किया था कि आप अगर विदाउट गोल्ड सरफेस करवाते हैं तो डिकम्पोजिशन ऑफ HI जो है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट इज इक्वल टू K HI2 समझ आ रहा है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। गोल्ड सरफेस होगा, कैटलिस्ट होगा, तो क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, और कैटलिस्ट नहीं है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या है अगला टॉपिक, अगला जो एग्जांपल है इसका वो है NO और ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन का जो रिएक्शन है जिससे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ओजोन से NO में, NO2 + O2 बन जाता है। आपको दिखाई दे रहा है ये। यहाँ पे क्या है A2 और B2 दो रिएक्टेंट थे आपके पास, NO + O3, आपको NO2 और O2 मिल रहा था। ये NO की पावर 1 और O2 की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एज ए स्पेशल एग्जांपल क्यों लिया, ये आपको थर्ड ऑर्डर में बताता हूँ मैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। इनके लिए रेट लो एक्सप्रेशन या तो A2 B2 2 + 1 3 हो जाएगा, या अकेला A2 रहेगा, या अगर 3 रिएक्टेंट्स हैं तो A2 B2 C2 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देखिए,
यहाँ पे जो रिएक्शन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 के बीच में है, और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी 2NO + O2 2NO2, K की वैल्यू NO2 एंड O2 ये इस तरीके की रिएक्शन है, A2 B2 इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको जब आप किसी चीज़ की तैयारी करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो IIT मेंस है, एडवांस है या नीट है। उसके लिए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन जो है, ओजोन वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड और डाई ऑक्सीजन एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। O3 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, O2 आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये रिएक्टेंट यहाँ पे सिमिलर से हैं, तो इसके लिए मैंने आपको इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करने के लिए बोला है कि जब ओजोन के साथ रिएक्शन है तो वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और अगर डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें जो है प्रोडक्ट वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस की। ये दोनों एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो होल नंबर में नहीं होता, फ्रैक्शंस में होता है। यहाँ देखिए एक रिएक्शन है CO + Cl2 COCl2। ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड आउट किया तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन के 2 पावर और Cl2 की कंसंट्रेशन के हाफ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ये रिएक्शन 2.5 ऑर्डर की हो गई। क्लियर है? अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अब इसी रिएक्शन का रिवर्स कर दीजिए, COCl2 विल गिव यू CO + Cl2, मतलब डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कम्बिनेशन हो रहा था, यहाँ डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन है, और वो 1.5 रिएक्शन, 3/2 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2.5 ऑर्डर की है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। एक चीज़ और है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फॉर सम रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के लिए रिएक्शन रेट जो है वो नेगेटिव ऑर्डर का भी हो सकता है। ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ओवरऑल ऑर्डर, लेकिन किसी एक रिएक्शन के लिए वो 0 ही हो सकता है मिनिमम ओवरऑल रिएक्शन के लिए। लेकिन कुछ एक रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या एक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में वो रिएक्शन कैसी हो सकती है, नेगेटिव ऑर्डर की हो सकती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिखा रखा है वो ये दिखा रखा है कि ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन O2 के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर की है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वो कैसे है। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए आप। एक्चुअली क्या होता है कि एक रिएक्शन जब परफॉर्म होती है तो वो 2 टाइप से परफॉर्म हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और जो एक से ज़्यादा स्टेप होंगे उस रिएक्शन के, उसमें एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लो होगा, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी कि स्लो स्टेप ही किसी रिएक्शन का डिसाइड करेगा कि उस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो इस रिएक्शन के लिए 2 ओजोन विल गिव यू 3 डाई ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के लिए हम मैकेनिज्म लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है O2, हालांकि मैकेनिज्म लिखने की डिटेल्स मैंने आपको अगले लेक्चर में आपको बताई जाएंगी। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा एक बार देखिए कि मैकेनिज्म में क्या होगा। इस रिएक्शन के लिए अगर हम, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल डाई ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो एक और ओजोन का मॉलिक्यूल है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2O2 बनाता है। और ये रिएक्शन कैसा है, स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप होगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है इसका, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने +1 में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, तो इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो O2 की कंसंट्रेशन इंटू O की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय O3 की कंसंट्रेशन। यहाँ से आ गया। यहाँ से अगर आप सिंगल O की कंसंट्रेशन निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इंटू O3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई O2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, और जो स्लो स्टेप था हमारा, ये है स्लो स्टेप जिसमें O3 और O 2 स्पीसीज़ हैं। तो और वही रेट डिटरमाइनिंग होंगी, तो रेट इज इक्वल टू K O3 की पावर 1 सिंगल स्पीसीज़ है और O की पावर 1। O तो हमारा मेन रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है। मेन रिएक्शन तो क्या है, O3 O2, यही तो है ना, ये मेन रिएक्शन है। तो इसमें हम O की कंसंट्रेशन को हमें, जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में निकाली है, वहाँ से रिप्लेस करेंगे कि K O3, और जो O की कंसंट्रेशन थी वो हमने निकाली थी इक्वेशन 1 मानते हुए, K इक्विलिब्रियम O3 इंटू 2। ये भी कांस्टेंट है K इक्विलिब्रियम, ये भी कांस्टेंट है। तो 2 कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट K बना लेंगे।
यहाँ से O3 इंटू O3, O3 का स्क्वायर हो जाएगा और O2 जो नीचे है वो पावर -1 चला जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन माइनस ऑर्डर की हो गई है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जो O2 है वो तो एक प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी ओजोन डाई ऑक्सीजन में टूटना शुरू होगा, जैसे जैसे O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इस रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन के रिएक्शन रेट माइनस के ऑर्डर में है, नेगेटिव ऑर्डर में है। एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें वो जो कैटलिस्ट हो रहा है उसकी अमाउंट के ऊपर भी रिएक्शन रेट डिपेंड करता है। जैसे H2O2 का डिसोसिएशन है, H2O2 आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में H2O और हाफ O2 में डिसोशिएट होता है। इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो K H2O2 की पावर 1, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पावर 1 और I नेगेटिव की पावर 1, यानी यहाँ पे ये कैटलिस्ट के ऊपर भी, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये देखिए, H2O2 I नेगेटिव के प्रेजेंस में H2O प्लस हाफ O2 बना रहा है, K H2O2 की पावर 1 और I की, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पावर 1 और I नेगेटिव की पावर 1 है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये कैसे आया। देखिए, इस रिएक्शन को भी हम स्टेप्स में लिखेंगे। H2O2 I नेगेटिव के साथ होके पहले H2O प्लस IO नेगेटिव बनाता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में एक सेकंड, देखिए ये जो रिएक्शन थी इसमें क्या था, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो डिकम्पोजिशन है वो I नेगेटिव के प्रेजेंस में, आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में हो रहा था, जिसमें H2O और O2 बन रहा था। ठीक है, इस रिएक्शन को, और ऊपर जो रिएक्शन थी जो मैंने आपको उस वीडियो में पेज पे दिखाई थी उसमें सिर्फ इतना किया है कि मैंने इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हाफ O2 ना आए। जैसे यहाँ पे जो था वो हाफ O2 आ रहा था, H2O2 I नेगेटिव के प्रेजेंस में H2O और हाफ O2 आ रहा था, यहाँ पे मैंने इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ हाफ O2 को मिटाने के लिए। तो स्टेप 1, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। H2O2 सबसे पहले I नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, H2O प्लस IO नेगेटिव। देखिए मैंने आपको बताया है कि कैटलिस्ट वो वो सब्सटेंसेज होते हैं जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं। और मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग में बताया था कि वो कैसे इंक्रीज करते हैं, कि शुरू में जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा और बाद में प्रोडक्ट बना के खुद अलग हो जाएगा। तो ये उस तरीके की रिएक्शन है। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक रिएक्टेंट के साथ मिलके पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, लास्ट में वापस I नेगेटिव यानी कैटलिस्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। दूसरा 2 H2O2 मोलिक्यूल थे, दूसरा H2O2 मोलिक्यूल IO नेगेटिव जो ये स्पीसीज बनी थी इनके साथ मिलके H2O हाफ O2 और I नेगेटिव रिलीज हो जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो ये वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K H2O2 टू पावर 1 और I नेगेटिव टू पावर 1। तो यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल जो आपने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि कभी कभी जो रिएक्शन है वो कैटलिस्ट की अमाउंट के ऊपर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि आपने कैटलिस्ट कितनी अमाउंट में लिया है। तो मेन चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिपीट करवाना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ एक रिएक्शंस जो हैं वो फ्रैक्शनल ऑर्डर की होती हैं, जैसे आपने एग्जांपल देखा था। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन रेट पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव ऑर्डर का भी हो सकता है, जो आपने ओजोन और डाइऑक्सीजन का एग्जांपल देखा था। और तीसरा ये है कि कुछ रिएक्शंस के लिए जो रिएक्शन का रेट है वो कैटलिस्ट की अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, इससे आगे जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, और आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।